अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो लड़ाई है सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स वर्सेस पीटीआई, तो ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गालम-गलौच से भी बात आगे निकल गई है। आप इसको कैसे सम अप करेंगे? कहाँ को हालात जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये किसी असूल या किसी ज़ाब्ते की लड़ाई तो है नहीं। हुँ, दोनों किसी नज़रियात पर तो इख्तिलाफ़ नहीं है। मसलन हम कह सकते हैं कि हमारा-उनका इख्तिलाफ़ किसी असूल, किसी नज़रिए की बुनियाद पर है। वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, हम एंटी पीटीआई हैं, एक नज़रिए का इख्तिलाफ़ मौजूद है। लेकिन वो लोग तो एक ही नज़रिए के हामिल लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब अगर देखा जाए तो आदिल राजा भी वही बात करते हैं जो इमरान रियाज़ खान करते हैं। आदिल राजा भी वही बा इमरान रियाज़ खान भी वही बात करते हैं जो सलमान अहमद करते हैं। तो फिर ये इख्तिलाफ़ आपस में क्या है? ये क्यों लड़ रहे हैं? और मैं ये ज़ुबान इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता। देखिए इनके यहाँ तो होना कि आप पॉलिसी के किसी चीज़ पर इख्तिलाफ़ है और दोनों अपने-अपने हक़ में दलाइल दे रहे हैं और दोनों अपनी-अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए दलील देकर आपस में अपने-अपने दलाइल दे रहे हैं। तो हम कहें जी कि एक इल्मी बहस हो रही है, एक इख्तिलाफ़ है और उस इख्तिलाफ़ में दोनों अपने तरफ के दलाइल दे रहे हैं। दोनों का आपस में किसी बात पर कोई इख्तिलाफ़ है ही नहीं। दोनों हुँ, इम सारे इमरान खान के हामी हैं तो फिर इख्तिलाफ क्या है? सारे इमरान खान के नाम पर पैसे कमाते हैं तो फिर इन पर इख्तिलाफ क्या है? पीटीआई की फॉलोअरशिप का इख्तिलाफ है। मुझे ज़्यादा फॉलोअरशिप मिल जाए, मुझे कम फॉलोअर मिल जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने पर इख्तिलाफ है, मैं ज़्यादा बेवकूफ़ बना लूँ, तुम कम बेवकूफ़ बना लो। पैसे का इख्तिलाफ है, डॉलर कमाने का इख्तिलाफ है, उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, मेरे ज़्यादा हैं। आदिल राजा साहब ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान रियाज़ खान जो हैं, वो फ़ौज के टाउट हैं और इमरान रियाज़ खान ये साबित करना चाहते हैं कि आदिल राजा एक चंदा चोर है, जिसका काम पीटीआई को लूटना है और वो चंदा इकट्ठा करके पीटीआई को लूट रहा है चंदे के नाम पर। वो कहते हैं कि जो बाहर जर्नलिस्ट जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, वो चंदे इकट्ठा नहीं करते, ये चंदा माँग-माँग के गुज़ारा करता है, ये भिखारी है। वैसे तो फवाद चौधरी भी उसे लंदन का भिखारी कहते हैं और सब ने उनको आदिल राजा को अब भिखारी कहना शुरू कर दिया है। एक स्पेस की ऑडियो भी लीक हुई है, जिसमें आदिल राजा की बीवी कह रही है कि इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है, उसको बहुत लेकर चल रहे हैं इमरान रियाज़ खान वगैरह के देखें ये तो इमरान खान के खिलाफ भी बात करता है, ताकि पीटीआई के हामी लोग आदिल राजा से बदज़न हो जाएँ। आदिल राजा वगैरह कह रहे हैं कि ये फ़ौज का टाउट है, ये फ़ौज से डील करके लंदन आया है, ये बारीक वारदातें डाल रहा है और इसका काम है इस वक़्त फ़ौज के एजेंडे पे काम करना। और आदिल राजा का ये भी मौक़िफ़ है कि मेरे खिलाफ़ इमरान रियाज़ खान फ़ौज के कहने पर मेरे खिलाफ़ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। मेरा मतलब है पहले तो ये एक देखिए ना पहले इमरान रियाज़ खान गंडापुर को गद्दार कहते थे, फिर और लोगों को गद्दार कहते थे। आदिल राजा ने भी गद्दारों की एक लिस्ट बनाई हुई है, ये फलाँ गद्दार है, फलाँ गद्दार है। अब ये एक-दूसरे को भी गद्दार कहते हैं। अब ये हो गया है कि फलाँ यूट्यूबर भी गद्दार है, फलाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी गद्दार है। वो कहते हैं अज़हर मशवानी गद्दार है, अज़हर मशवानी कहता है ये गद्दार है। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि एक-दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, एक-दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक-दूसरे को डाकू कह रहे हैं। देखिए ना अब आदिल राजा की जानिब से ये कैंपेन चलाई जा रही है कि इमरान रियाज़ खान ने फैज़ के भाई से चकवाल में फार्म हाउस के लिए ज़मीन ली। हुँ। करोड़ों की ज़मीन लाखों में ली, लूट का माल खाया। फिर आदिल राजा की जानिब से के ट्रोल्स ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान ने इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में कोई नहर का ठेका लिया और उससे पैसे बनाए और बड़ी करप्शन की करोड़ों की। तो एक-दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एक-दूसरे को नंगा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इमरान रियाज़ खान ने इमरान खान के दौर में बड़े ठेके लिए हैं और बड़े फ़ौज से मरात लिए हैं और उससे बड़े पैसे बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि आदिल राजा ने पीटीआई को बेचकर बहुत चंदा इकट्ठा करके पैसे बनाए हैं और ये मियाँ-बीवी हर वक़्त पीटीआई के नाम पर डोनेशन माँग-माँग के तो दौलतमंद होई जा रहे हैं, तो इन्होंने पीटीआई के नाम पे बहुत चंदा माँगना शुरू किया हुआ है। और ये भिखारी हैं लंदन के। तो एक-दूसरे के खिलाफ में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है
کہ یہ سیاسی गिद्ध हैं जो तहरीक इंसाफ के गोश्त खाने पर लड़े हैं। इनके ये तहरीक इंसाफ की रोज एक बोटी खा के सोते हैं और अब बोटी बोटी पर लड़े हैं कि ये मेरी बोटी है, ये तेरी बोटी है, ये मेरी बोटी है, ये तेरी बोटी है। तो आपस में हिस्से की लड़ाई है, हवस है डॉलरों की, जो आ रहा है वो कम है, मेरे हिस्से का वो खा रहा है, उसके हिस्से का मैं खा रहा हूँ। पहले ही हमने कहा है कि ये डॉलरों के हवस ने पाकिस्तान की जर्नलिज्म को भी तबाह किया है, सोशल मीडिया की लोग डॉलरों की हवस में पागल हो गए हैं। अब आप ये देखें कि ये आपस में भी लड़ पड़े हैं, सिर्फ डॉलरों पे लड़ पड़े हैं। कल तक ये हुकूमत के खिलाफ या फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे तो हम कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, ये डॉलरों का चक्कर है, इनका कोई असूल ज़ाब्ता नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ये कोई नजरियाती लोग नहीं है, ये डॉलरों के पीछे लगे हुए हैं। डॉलरों ने इनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। ये आरी हो गए हैं सोचने समझने की, ठीक गलत की, हक सच से। इनको सिर्फ डॉलर नजर आते हैं कि क्या बात करेंगे तो डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो आपस में भी लड़ रहे हैं, मैं इनका कोई नजरियाती इख्तलाफ तो नहीं है, इनका हुँ। किसी असूल पर इख्तलाफ नहीं है, इनका डॉलर पर इख्तलाफ है। ये ऐसे जैसे चोर आपस में चोरी के माल पर नहीं लड़ रहे होते, ऐसे ही यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं जैसे चोर चोरी के माल पर लड़ता है ना, कि मैंने ज्यादा, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग इनको सुनते हैं उनको इन्हें सुनना बंद करना चाहिए। ये उनके उनके सुनने की वजह से ये आपस में इमरान खान की कॉज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और लड़ लड़ के पागल भी हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही हसीन मंजरनामा है कि कल तक जो लोग दूसरों को गालियां निकालते थे, आज खुद को निकाल कल तक जो जिन्होंने लोगों के कपड़े उतारे हुए थे सोशल मीडिया पे, आज वो सोशल मीडिया पे खुद नंगे खड़े हैं। कल तक इमरान रियाज खान साहब कहते थे मैंने करप्शन की फाइलें देखी हैं, ये सब करप्ट हैं। आज उनकी करप्शन की दास्तानें पीटीआई के सोशल मीडिया पे ही फिर रही हैं। कोई कह रहा है फार्म हाउस की करप्शन की है, कोई कोई कह कह रहा रहा है है इन्होंने मेरा नहर का ठेका ले लिया है, कोई कह रहा है इन्होंने ये मरात ले ली है। तो भाई अगर आपने इमरान खान के दौर में मरात ली है तो फिर आप आज उसका आज कर्ज उतार रही हैं। दूसरी तरफ आदिल राजा साहब कहते हैं मैं बड़ा अपराइट ऑनेस्ट आदमी हूँ, वो कहते हैं ये तो चंदा चोर है, ये तो गिद्ध है जो नोच नोच के खा रहा है पीटीआई को, और इसको चंदा गिद्ध कहना शुरू कर दिया है। तो मेरा मतलब है कि ये आपस में पैसों की लड़ाई है, किसने ज्यादा पैसे खा कमा लिए हैं, किसने कम कमा लिए हैं, और हसद में और लालच में एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। और यही सोच रहे हैं ये लोग कि फिर इत्तेफ़ाक में बरकत नहीं है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती को लेकर। तो लाहौर हाई कोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज नामज़द करने की मंज़ूरी दे दी गई है। तो आप कैसे देखते हैं अब लाहौर हाई कोर्ट में क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में? ये 9 जजेस अगले 2 दिन में हलफ उठा लेंगे। ये जो वकला कन्वेंशन था, जो हामिद खान साहब वकला तहरीक लेकर चल रहे थे, वो ठुस हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि हामिद खान साहब एक बहुत छोटा-सा ग्रुप है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। अब देखें ना जी, उन्होंने वो जब अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है, उस दिन उन्होंने इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ है, उस दिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम आगे बढ़ रही है, और जितने कदम वो आगे बढ़ रही है, उतने कदम ही 26वीं आईनी तरमीम के मुखालफिन को शिकस्त हो रही है। जो अदलिया के अंदर भी 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ हैं, उन्हें भी दिन-ब-दिन शिकस्त हो रही है। ये तैनातियाँ भी उन तमाम लोगों की शिकस्त है जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की बात करते हैं। ये तैनातियाँ उनकी शिकस्त का ऐलान है कि वो एक और मार्के में शिकस्त खा गए। और जुडिशल कमीशन का एक और इजलास हुआ और उसमें बड़े आराम से, बड़े इत्तेफाक के राय से 9 मज़ीद जज लग गए। जैसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रांसफर्स हुई हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लगे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में लगे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट मरहले में 8 सुप्रीम कोर्ट में भी जज लग जाएँगे, और इस तरह जो जुडिशल तैनातियों का अमल है, ये जारी रहेगा। अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी सीटें खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में और सीटें खाली हो जाएँगी, बाकी हाई कोर्ट्स में भी खाली हैं। तो ये तैनातियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये पूरा मार्च जारी रहेंगी, और तैनातियों का एक मुसलसल अमल है जो चलता रहेगा, जो रोज़ 26वीं आईनी तरमीम के जो मुखालफिन हैं, उनको शिकस्त देता रहेगा।
फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहम मुलाकात को लेकर। तो पीएम शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में अंदरूनी कहानी क्या है, बताइएगा हमारे नाजरीन को। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने एक दिन ऑपोजिशन का इजलास किया है जो और जिसमें मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया, जिसमें पीटीआई, शाहिद खकान अब्बासी की पार्टी और शामिल थे, महमूद खान अचकजई वगैरह। और आज फजलुर रहमान साहब के घर शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं। ये इस हम्म। बात की गारंटी है कि मौलाना फजलुर रहमान सिस्टम को नहीं गिराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में है और पीटीआई की मजबूरी भी है। वो सिस्टम को कोई ऐसे डिरेल करने की तरफ नहीं जाएंगे जो पीटीआई चाहती है कि मतलब इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी जाए, डी चौक पर धरना दे दिया जाए, मुल्क को जाम कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ऐसी कोई सियासत नहीं करेंगे। वो सियासत हदूद व क़यूद में करते हैं, वो सियासत जो है वो सियासी हदूद में करते हैं, वो सियासत को सियासत के तौर पे करते हैं, वो इसको सियासी दहशतगर्दी नहीं बनाते हैं। ऑपोजिशन अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि वो पीटीआई को भी एक हाथ से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे। और पीटीआई भी जब मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलेगी तो फिर इस बात की गारंटी है कि वो रेड लाइन नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरफ राब्ते में है। वो अगर पीटीआई उनके पास जाती है तो गवर्नमेंट भी जाती है, वो दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं। जो सिस्टम की गारंटी है, जो सियासत का हुस्न है, आप कुट्टी करके तो नहीं बैठ सकते, आप दोनों तरफ बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने आज मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर पीटीआई को एक और शह मात दी है। कल वो बड़ा जश्न मना रहे थे ऑपोजिशन अलायंस में, उनका ख्याल था उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आज जब शहबाज शरीफ फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं तो उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि फजलुर रहमान दोनों तरफ राब्ते में है और गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान को अपना दुश्मन नहीं समझती है। और अगर अपोजिशन उनके घर इजलास करती भी है तो गवर्नमेंट उसको एक हेल्दी साइन के तौर पे लेती है, नेगेटिव साइन के तौर पे नहीं लेती। यानी मौलाना साहब बड़ी हेल्दी एंड बैलेंस सियासत कर रहे हैं। सर, आखिर में अब बात करेंगे अहम फैसला जो आज सुनाया गया है, महफूज किया गया था पहले रमजान शुगर मिल केस, और इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या हमजा शहबाज अब दोबारा से सियासत में होंगे? ये हमजा शहबाज सियासत में इन है, वो एमएनए है, उनका आगे बड़ा किरदार होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक झूठा केस था। हम्म। देखिए, 190 मिलियन पाउंड केस में तो पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, 190 मिलियन पाउंड का। वो पाकिस्तान के खजाने के पैसे थे जो मलक रियाज की जेब में डाल दिए गए और उसके एवज जमीनें, हीरे की अंगूठियां ली गई। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। ये उनके हम्म। जाती कारोबार के हवाले से केस बनाए गए थे, जो उनका जाती कारोबार था और ये सबको पता था ये झूठे केस हैं। उनके ऊपर लंदन में भी जो केस बनाए गए वो भी लंदन में सारे झूठे साबित हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बहुत अरसा गलत प्रोसिक्यूट किया गया है शहबाज शरीफ को भी और उनकी फैमिली को भी। और बहुत लंबा उन्होंने एक गलत एहतसाब और झूठे मुकदमात के एक बहुत लंबे अमल से गुजरे हैं और बिलाखिर उनको जो है फतह मिली है। ये केसेस में पहले दिन से कोई जान नहीं थी। ये इमरान खान भी अपने दौर में इन केसेस को चला नहीं सके। वो यही 4 साल कहते रहे फर्द जुर्म आयद होगी, फर्द जुर्म आयद होगी, और 4 साल फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी क्योंकि केस में कोई जान ही नहीं थी। फर्द जुर्म तो एक दिन में आयद हो जाती है। ओपन एंड। पीटीआई कहते हैं वो जिस दिन उनको वजीर आजम बन गए उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। भाई, 4 साल इमरान खान ने अपने गिरफ्तार होने के पहले हफ्ते में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पकड़ लिया था। आप 4 साल में उन पर फर्द जुर्म नहीं आयद कर सके, इसका मतलब है कि 4 साल में आप उनके पास उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ही नहीं था कि आप जिस पर फर्द जुर्म आयद करते तो आप कहते। तो ये केसेस पहले दिन से जुट के पहले हफ्ते में ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद वो 4 साल तक उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सके। जिस दिन वो वजीर आजम बन गए तो उस दिन भी ये कह रहे थे आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। भाई, कोई उनसे पूछे कि 4 साल आप आलू बेचते रहे,
آپ 4 سال فرد جرم نہیں عائد کر سکے، اس لیے کہ فرد جرم عائد ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ ایک جھوٹے مقدمات تھے جو شہزاد اکبر اینڈ فیملی نے صرف بدنام کرنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، اور جس کے پیچھے یہ جو آج ٹرولز آپس میں لڑ رہے ہیں، جن کو ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچتے دیکھ رہے ہیں لندن میں، جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، ان کو جھوٹی فائلیں دکھا کر ان سے وہ پروگرام کرائے جاتے تھے، اور کیسز میں تھا کچھ نہیں، اور یہ آج یہ پھر بعد میں روتے رہے کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی۔ فائلیں شہزاد اکبر دکھاتا تھا، اور کس نے دکھانی تھی ان کو فائلیں؟ جنرل فیض دکھاتے تھے، اور کس نے دکھانی تھی فائلیں؟ شہزاد اکبر فیض کے یہ پالے ہوئے لوگ تھے، اور شہزاد اکبر اور فیض کے پالے ہوئے لوگ وہ جھوٹے کیسز پہ پروگرام کر کے بیانیاں بناتے تھے، ورنہ ان کیسز میں تو کبھی کچھ نہیں تھا۔ فالس پروپیگنڈا تھا جو بے نقاب ہو گیا، دیر آئے درست ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔